नमस्ते, गुड आफ्टरनून। अब चर्चा भाषा के सवाल पे। आज हम पांचवा सवाल उठा रहे हैं। अब तक हम स्वास्थ्य की चिंता कर चुके हैं, हम रोजगार की चिंता कर चुके हैं, स्कूली शिक्षा की, हायर एजुकेशन की, और अब लैंग्वेज का सवाल। बार बार पूछा जाता है कि देश की लैंग्वेज पॉलिसी क्या होनी चाहिए, हमें किस लैंग्वेज का सपोर्ट करना चाहिए। राष्ट्रभाषा हमारी हिंदी है, कई लोग कहते हैं राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, कई लोग कहते हैं नहीं भाई इंटरनेशनल हमें कुछ करना है। संयोग यह है कि फिर इस मामले में मेरी बहुत लंबी यात्रा है, अपनी यात्रा। मैं राजस्थान के एक छोटे से शहर गंगानगर में पैदा हुआ। अगर ऑफिशियली पूछेंगे तो उस शहर को हिंदी स्पीकिंग बताया जाएगा क्योंकि राजस्थान का था। लेकिन सच बात है कि ये जो भाषा मैं आपके साथ बोल रहा हूं, दूरदर्शन वाली, आकाशवाणी वाली हिंदी, ये उस शहर में कोई नहीं बोलता था, सिर्फ मेरी फैमिली बोलती थी। बाकी लोग या तो बागड़ी बोलते थे या पंजाबी बोलते थे। और ये सिर्फ उस शहर का किस्सा नहीं है, ये हमारे देश का चरित्र यही है। तो खैर, उस शहर से मैंने बागड़ी और पंजाबी सीखी। खालसा स्कूल में पढ़ा था, इसलिए मैंने फॉर्मली भी पंजाबी सीखी, लिखनी पढ़नी सीखी गुरुमुखी, इसलिए आज भी थोड़ा बहुत पढ़ लिख लेता हूं। घर में माताजी हिंदी की टीचर थी, तो उनका आग्रह था कि ठीक से हिंदी बोलो, इसलिए आज भी लोग मेरे को जब कहते हैं आपकी हिंदी बड़ी अच्छी है, तो हर बार मुझे मम्मी की याद आती है। मम्मी से आजकल बात बहुत कम होती है क्योंकि बहुत बीमार चल रही हैं वो, लेकिन हिंदी उन्होंने सिखाई। इंग्लिश जो मैं काम चलाऊ बोल लेता हूं, मैंने कभी इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई नहीं की। वैसे आपको बताऊं, कई लोगों को लगता है कि पता नहीं आप कहां से पढ़े होगे। मैं बिल्कुल बता दूं भाई, मैं जिंदगी में कभी इंग्लिश मीडियम स्कूल या कॉलेज में नहीं गया। स्कूल साधारण स्कूल, खालसा स्कूल वहां का था, हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ाई की। और कॉलेज राजस्थान में, वही श्री गंगानगर में कॉलेज था, हिंदी मीडियम में बीए भी किया था। लेकिन पिताजी अंग्रेजी जानते थे, इसलिए उन्होंने अंग्रेजी भी सिखा दी। और फिर जीवन का संयोग ऐसा हुआ कि हमारे घर में मेरी पत्नी बंगाली है और वो अपने बच्चों से जाहिर है बांग्ला में बात करती है, तो मेरे बच्चों की मदर टंग बंगाली है। अब बच्चों की मदर टंग तो सीखनी पड़ेगी ना। तो मैं लैंग्वेजेस सीखने में वैसे तेज नहीं हूं बहुत, लेकिन इस चक्कर में बंगाली भी आ गई। और बंगाली अगर आ जाए तो आप उड़िया और एसएमईज थोड़ा कोशिश करें तो सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इस तरह से कई भाषाएं सीखी। और मेरी भाषा के बारे में कई लोग कहते हैं आपकी हिंदी बड़ी अच्छी और प्योर है। उसका एक अजीब सा यही कारण है कि जिस शहर में मैं रहता था वहां कोई ये हिंदी नहीं बोलता था, तो मैं सिर्फ घर में बोलता था, बीबीसी से सुनता था हिंदी सर्विस पे और आकाशवाणी से सुनता था। इसके कारण मेरे को कोई हिंदी की एक डायलेक्ट जिसको बोला जाता है, वो मेरी डायलेक्ट बनी नहीं। बागड़ी मेरी भाषा बनी नहीं, हरियाणवी मेरी भाषा बनी नहीं। इसलिए मैंने बचपन से यही हिंदी बोली जो मैं आपके साथ बोल रहा हूं। तो मेरी कमजोरी जो है ये स्ट्रेंथ के रूप में दिखाई देती है। ये अपना पर्सनल किस्सा मैं इसलिए बता रहा था कि ये भाषा की जो यात्रा है ये हमारे देश की यात्रा है। हर जगह आप देखिए, जहां भी आप देखेंगे अपनी जिंदगी के बारे में, आप पाएंगे कि कहीं ना कहीं कई भाषाओं से हमारी टकराहट होती है जिंदगी में। भारत देश ही ऐसा है। कितनी भाषाएं हैं हमारे देश में? अनगिनत है। बड़ा मुश्किल है इसके बारे में कहना। लेकिन आप अगर सेंसस से पूछें तो सेंसस का जवाब यह है कि भारत के सेंसस की खूबसूरती यह है कि हर एक के घर में जाके कहते हैं आपकी भाषा क्या, आप बताइए। आप जो मर्जी बता दीजिए। आप अपने घर में बैठ के कहिए कि मेरी भाषा पोलिश है, मैं पोलैंड की भाषा बोलता हूं, सेंसस आपको रोकेगा नहीं, कहेंगे ठीक है पोलैंड की भाषा पोलिश, वो लिख लेंगे। तो ऐसी कितनी भाषाएं रिकॉर्ड की गई देश में। 2011 में जब सेंसस हुआ तो 1369, कोई अंदाजन 1500 के करीब लैंग्वेजेस रिकॉर्ड की गई भारत के अंदर, 1500 के करीब। खैर, उनमें से छोटी भाषाओं को निकाला। उन्होंने कहा कि चलिए कम से कम 10,000 जिसको बोलने वाले होंगे उसी को हम रिकॉग्नाइज करेंगे। तब भी 121 भाषाएं आई। 121 भाषाएं हैं इस देश में, बिल्कुल अलग अलग तरह की, जिसे टेक्निकली अलग लैंग्वेजेस के रूप में रिकॉग्नाइज किया जा सकता है, सेंसस रिकॉर्ड करता है। इनमें से 22 ऐसी हैं जिसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी रिकॉग्नाइज करता है, जो शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस कहलाती है। शेड्यूल्ड लैंग्वेज का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ यही है कि संविधान की 8वीं शेड्यूल में जिसका जिक्र है, संविधान में एक लिस्ट है ऑफिशियल लैंग्वेजेस की, उसको शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस की लिस्ट बोलते हैं।
उसमें आजकल 22 लैंग्वेजेस हैं। शुरू हुआ था 14 लैंग्वेजेस से, अब जाके 22 हो गई हैं। तो इंडिया में कितनी लैंग्वेजेस हैं साहब? 22, 121 या कि 1369? आप फैसला कर लीजिए। व्यवहार में 1500 के करीब लैंग्वेजेस हैं। जिसको लिखा पढ़ा जा सकता है वो 120 के करीब है। इसमें नॉन शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस काफी शामिल हैं, और जो सरकारी संवैधानिक ऑफिशियल हैं वो 22 लैंग्वेजेस हैं। मोटी बात, मल्टीलिंग्विज्म हमारे देश का चरित्र है। दुनिया की 20 जो सबसे बड़ी भाषाएं हैं उनमें से 6 भारत की हैं। दुनिया की 20 बड़ी भाषाओं में 6 हमारी हैं, जिसको हम रीजनल लैंग्वेजेस कह देते हैं। पता है कितनी बड़ी है? अब आपसे मैं कहूं फ्रेंच कैसी लैंग्वेज है, आप कहेंगे साहब इंटरनेशनल लैंग्वेज है। जर्मन, हाँ साहब जर्मन भी इंटरनेशनल लैंग्वेज है। मैं पूछूं मराठी, नहीं नहीं वो तो रीजनल लैंग्वेज है। पता है कितने लोग बोलते हैं? ये देखिए, फ्रेंच बोलने वाले पूरी दुनिया में नेटिव स्पीकर जिनकी मदर टंग फ्रेंच है 7 करोड़ 70 लाख, जर्मन 7 करोड़ 60 लाख, और हमारी मराठी 8 करोड़ 30 लाख, तेलुगु 8 करोड़ 20 लाख। अभी मैंने इसमें पंजाबी और बंगाली शामिल नहीं किए क्योंकि वो तो पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी फैल जाएंगी। पंजाबी बोलने वाले कोई 9 करोड़ के करीब है, और बांग्ला बोलने वाले पता है कितने हैं? 22 करोड़ लोग। तो इन्हें क्षेत्रीय भाषाएं कहना बंद कर दीजिए। ये छोटी भाषाएं नहीं हैं, बहुत बड़ी भाषाएं हैं, और बहुत पुरानी भाषाएं हैं। इतिहास में देखें तो ये जो हिंदी है ये सबसे नई लैंग्वेजेस में से एक है। ये हिंदी सिर्फ 200-250 साल पुरानी है। तमिल 2500 साल पुरानी है। क्लासिकल कन्नड़, क्लासिकल तेलुगु, ये सब, संस्कृत, बहुत सब पुरानी भाषाएं हैं। इसलिए बाकी गैर हिंद भारतीय भाषाएं जो है, हिंदी को छोड़ के दूसरी भारतीय भाषाएं, इन्हें छोटा करके मत आंकिए। ये छोटी क्षेत्रीय भाषाएं, वर्नैकुलर, ये सब कहना बंद कर दीजिए। ये भाषाएं हैं इस देश की, और बहुभाषीय होना इस देश का चरित्र है। इसे हमें बचा के रखना है। तो हिंदी का क्या होगा? बहुत बड़ी भाषा है हिंदी। मैं कई बार कहता हूं भाषाओं के परिवार में, कई बार जहां भी जाता हूं मैं कहता हूं कि देखिए, इस परिवार में मेरी मां जो है यानी हिंदी, वो सबसे छोटी बहन है। जब मैंने कहा पिछले कुछ दिन पहले कलकत्ता में, तो ममता बनर्जी वहां थी, उन्होंने कहा नहीं 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 हम हिंदी को छोटा नहीं मानते। मैंने कहा टेक्निकली मैं बताऊं क्यों मैं कहता हूं छोटी, मतलब आकार में छोटी नहीं, आकार में बहुत बड़ी है हिंदी। उम्र के लिहाज से हिंदी सबसे यंग लैंग्वेजेस में से है। तो भारत भाषाओं के परिवार की सबसे छोटी, एज में सबसे छोटी जो भाषाएं हैं उनमें से एक है हिंदी, लेकिन आकार में सबसे बड़ी भाषाओं में से है। कितने लोग हिंदी बोलते हैं? अंदाजा लगाइए। हमारा सेंसस कहता है 44%, लेकिन इसमें 2 अलग आंकड़े हैं जो मैंने दबा रखे हैं। अगर सेंसस में पूछें लोगों से, जैसे मैंने कहा ना घर जाके पूछते हैं कि आपकी लैंग्वेज क्या है, तो सिर्फ 27% लोग कहते हैं कि उनकी भाषा हिंदी है। तो अगर सिर्फ 27% कहते हैं तो 44% कैसे बन गया? हमारा सेंसस कहता है कि तमाम दूसरी भाषाएं हैं। अगर कोई हरियाणवी अपनी भाषा बताए तो उसको सेंसस में हिंदी में शामिल कर दिया जाता है, राजस्थानी को भी हिंदी में शामिल कर दिया जाता है, छत्तीसगढ़ी को भी हिंदी में शामिल कर दिया जाता है, भोजपुरी 5 करोड़ से ज्यादा लोग कहते हैं मेरी भाषा भोजपुरी है, उनको हिंदी में शामिल कर दिया जाता है। तो इस तरह कुल मिला के 56 लैंग्वेजेस को इंक्लूड कर दिया जाता है एक बड़ी छतरी के नीचे, और उस छतरी पे लिख दिया जाता है हिंदी। वो जाके पहुंचती है 44%। देश के 44% लोग हिंदी बोलते हैं। वो ये हिंदी नहीं बोलते जो मैं बोल रहा हूं, जो खड़ी भाषा से आई हुई हिंदी है। आप सोचिए, कोई जो बिहार के भागलपुर का हिंदी बोलने वाला, छत्तीसगढ़ के कांकेर इलाके की हिंदी बोलने वाला, और मैं राजस्थान के जहां श्री गंगानगर में बड़ा पला था वहां की बागड़ी बोलने वाला, इन तीनों को एक दूसरे के साथ बैठा दिया जाए तो एक दूसरे की बात समझेंगे भी नहीं। ऑफिशियली इनको कहा जा रहा है एक लैंग्वेज वाले। तो हिंदी बहुत बड़ी
क्योंकि बहुत सारी भाषाओं को हमने हिंदी की छतरी के अंदर ले लिया है और इन सब भाषाओं में संपर्क का काम हिंदी कर रही है। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है, लेकिन जो हिंदी समझते हैं वो कितने हैं? अगर इसमें 44 में उनको भी जोड़ दिया जाए जो हिंदी जानते हैं, समझते हैं, तो 13% और जुड़ जाएंगे। 57% लोग हैं जो हिंदी समझते हैं, सेकंड लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज, जो हिंदी समझ बूझ जाते हैं। तो मेजॉरिटी इंडिया का हिंदी समझता है। मेजॉरिटी, सारे लोग नहीं समझते हैं। हिंदी कोई 70, 80, 90% लोगों की भाषा नहीं है। ये फ्रांस नहीं है जहां फ्रेंच वहां के 95% लोगों की भाषा होगी। जर्मनी नहीं है जहां 100% लोग जर्मन जानते हैं। इंडिया में समझने वाले भी 57% हैं और हिंदी भाषा से कुछ रिश्ता रखने वाले 44 हैं। हिंदी को अपने मुंह से अपनी मातृभाषा बताने वाले सिर्फ 27%। कहते हैं ना हिंदी राष्ट्रभाषा, तो इसलिए मुझे लगता है इन चीजों को कुछ याद रखने की जरूरत है। अब सवाल उसका जो सब जगह है लेकिन जिसके बारे में चर्चा नहीं होती है, इंग्लिश। इंग्लिश कितने लोगों की मदर टंग है इंडिया में? सेंसस में इसको भी रिकॉर्ड किया गया, हर चीज को रिकॉर्ड किया जाता है। देश की आबादी है इस वक्त 130 करोड़ के करीब। 130 करोड़ लोगों के इंडिया में कितने लोग हैं जो घर में इंग्लिश बोलते हैं, अपनी मां से अंग्रेजी में बात करते हैं? 3 लाख। परसेंटेज में कितना हुआ? 0.02%। 2% भी नहीं। हम जो सोचते हैं ना उससे बहुत अलग है। काफी लोग इंग्लिश को पहली लैंग्वेज नहीं, मदर टंग नहीं, लेकिन सेकंड थर्ड लैंग्वेज के रूप में जानते हैं। लेकिन उनकी संख्या भी कितनी है? 10%। 90% इंडिया आज भी इंग्लिश को बिल्कुल नहीं जानता। सेकंड थर्ड लैंग्वेज का मतलब वो नहीं जो लिख पढ़ सकते हैं। सेकंड थर्ड लैंग्वेज का मतलब सेंसस में पूछा जाता है, ठीक है आपने बांग्ला तो लिखवा दी, इसके अलावा कोई और भाषा है जो आप जानते हैं? इंग्लिश का ऐसा है ना, हर कोई आगे बढ़ के बोलता है हाँ जी मेरे को इंग्लिश भी आती है। हो सकता है उसको ABCD आती हो सकता है सिर्फ गेट करना ही आता हो। वैसे भी हम बहुत डॉगी लैंग्वेज बोलते हैं ना इंडिया में। तो उन सबको भी शामिल कर लिया जाए, वो जो टूटी फूटी इंग्लिश बोलते हैं, जो कोई साइन बोर्ड पढ़ सकते हैं, सबको शामिल कर लिया जाए तो सिर्फ 10% लोग, 10.6% इतने लोग इंग्लिश समझते हैं। 2011 का आंकड़ा है। 2021 में जब सेंसस होगा तो हो सकता है 12% के करीब आ जाए, क्योंकि इंग्लिश तेजी से बढ़ रही है, खासतौर पे बच्चों में। 12% के करीब। आज भी 90% भारत इंग्लिश नहीं जानता है। उनके साथ कैसा होना चाहिए, कैसी नीति होनी चाहिए, इसके बारे में हम सोचते नहीं। ये जो इंग्लिश का दबदबा है, अगर आप को रात को, आजकल तो कोरोना के चलते सब कुछ बंद है ना, दिल्ली शहर में आपको कोई घुमा दे और पूछे कि अच्छा आप किस देश में हो, इस देश की लैंग्वेज क्या है? हो सकता है दिल्ली में घूमने के बाद, बॉम्बे की सड़कों पे घूमने के बाद आप कहें कि हाँ यहाँ की मेन लैंग्वेज तो इंग्लिश है, लेकिन साथ में बॉम्बे में आप कहेंगे थोड़े से लोग मराठी भी बोलने वाले होंगे। दिल्ली में आप कहेंगे थोड़े से लोगों को हिंदी भी आती होगी शायद। दिल्ली में बोर्ड आपको हिंदी में नहीं मिलते हैं, सब इंग्लिश में होता है। इतना दबदबा है, इतनी डोमिनेंस है इंग्लिश की। वो डोमिनेंस इसलिए नहीं है कि उस भाषा में कुछ अच्छा ही है। डोमिनेंस है सिर्फ और सिर्फ हमारी कल्चरल स्लेवरी की वजह से, हमारी सांस्कृतिक गुलामी की वजह से। मैं कई बार कहता हूं, साउथ अफ्रीका जो एपार्थाइड था ना, साउथ अफ्रीका में हम कहते हैं रंग भेद था। वहां बाकायदा नोटिस लगा होता था, इस बेंच पे काले लोग बैठ नहीं सकते, सिर्फ गोरे लोग बैठेंगे। यहां पे इस चर्च के अंदर फला नौकरी में कोई जा नहीं सकता, स्कूल में पढ़ा नहीं सकता। मैं कई बार कहता हूं इंडिया में भी है तो एपार्थाइड, बस ये है कि हमें नोटिस बोर्ड नहीं लगाने पड़ते। एपार्थाइड इस देश में ये है कि इस देश की बड़ी नौकरी पे, इस देश का बड़ा आदमी अगर आपको बनना है, बड़ी औरत बनना है, इन्फ्लुएंशियल बनना है, अगर अंग्रेजी नहीं बोल सकते तो कोई मतलब नहीं, आउट। किसी दोस्त ने मेरे से पूछा कि तुम्हें कभी अंग्रेजी बोलने वाला भिखारी मिला है? सोच के हंसी आती है।
हंसी आती है ना। क्यों आती है? हंसी इसलिए आती है कि बात ही हमें जमती न रहे। इंग्लिश बोलने वाला भिखारी कैसे हो सकता है इस देश में? तेलुगु बोलने वाला हो सकता है, हिंदी बोलने वाला हो सकता है, बागड़ी बोलने वाला हो सकता है, भोजपुरी बोलने वाला हो सकता है, इंग्लिश बोलने वाला नहीं हो सकता। क्योंकि अंग्रेजी इस देश में डोमिनेंस का लक्षण है। दुनिया के अलग अलग इलाकों में जो राज करता है, शासक वर्ग होता है, जो राज करने वाले हैं, वो अलग अलग चीज के माध्यम से राज करते हैं। साउथ अफ्रीका में चमड़ी का रंग दिखाते थे, हमारे देश में भाषा दिखाते हैं। इसलिए राम मनोहर लोहिया कहा करते थे कि इंग्लिश के साथ प्रॉब्लम, उन्हें वो इंग्लिश का बहुत विरोध करते थे। अंग्रेजी लिखते भी थे, बहुत सुंदर लिखते थे और बहुत सुंदर किताबें इंग्लिश में लिखी उन्होंने अंग्रेजी हटाओ कैंपेन चलाया था देश में। अब नहीं चलना चाहिए उस तरह का कैंपेन, लेकिन उन्होंने चलाया था उस वक्त, आज से 50 साल पहले। और वो कहते थे मेरे को अंग्रेजी से प्रॉब्लम ये नहीं कि अंग्रेजी फॉरेन लैंग्वेज से तो हमें सीखना चाहिए। दुनिया के हर विदेश, बाहर से तो सीखना ही चाहिए। अगर बाहर से नहीं सीखेंगे, खिड़की अपनी बंद करके रखेंगे, तो हम कैसे दुनिया में आगे बढ़ेंगे? उन्होंने कहा मेरी दिक्कत यह है कि अंग्रेजी फ्यूडल लैंग्वेज है, सामंती भाषा है। इंडिया में अंग्रेजी भाषा नहीं है, अंग्रेजी डंडा है। अंग्रेजी रौब झाड़ने के लिए दिखाई जाती है, अंग्रेजी अपने आप को कुछ साबित करने के लिए दिखाई जाती है। और जो अंग्रेजी नहीं बोल पाते वो उस तरह से व्यवहार नहीं, जैसे मैं तमिल नहीं बोल पाता, तेलुगु नहीं बोल पाता, कन्नड़ नहीं बोल पाता, वहां उनके बीच में खड़ा होता हूं, छोटी सी माफी मांग लेता हूं, भाई क्या करूं, मैं आपकी भाषा नहीं बोल पा रहा हूं। लेकिन जो इंग्लिश नहीं बोल पाता वो कैसे कहता है? छोटा हो जाता है, मन छोटा हो जाता है, व्यक्तित्व छोटा हो जाता है। मैं देखता हूं इतने विद्यार्थियों को, क्योंकि मैं तो खुद उस बैकग्राउंड से आया हूं ना, इसलिए मैं समझ सकता हूं। इतने विद्यार्थी दिल्ली में, बिहार, उत्तर प्रदेश से आते हैं, सर इंग्लिश नहीं बोल सकते। वैसे तो सर मैं पढ़ता हूं, सर मैं बहुत मेहनत करता हूं। उसे कहना पड़ता है कि नहीं मैं इंटेलिजेंट हूं, मैं इंग्लिश नहीं जानता लेकिन इंटेलिजेंट हूं। क्यों जरूरत पड़ती है कहने की? क्योंकि हमारे देश में इंग्लिश की बिल्कुल वही स्थिति है जो कि अपार्थाइड के जमानों में चमड़ी के रंग की थी। इसलिए अंग्रेजी के डोमिनेंस को तोड़ना बेहद जरूरी है। फिर याद रखिए, अंग्रेजी का विरोध नहीं, अंग्रेजी की डोमिनेंस का विरोध करना है। क्योंकि अंग्रेजी इस देश में दो काम कर रही है। एक तो अमीर गरीब का फर्क करने का अंग्रेजी सबसे अच्छा तरीका है। बस अंग्रेजी बोलते हुए, अंग्रेजी में टर टर करते हुए, गिटपिट करते हुए कुछ भी कर जाइए। मैं तो कई बार कहता हूं इस देश में अंग्रेजी में आप बकवास करते रहिए, आपको दुनिया बड़ा सलाम करेंगे, अरे साहब बड़ी ऊंची बात कह रहे हैं, अंग्रेजी में बोल रहा है, अच्छी बात बोल रहा होगा। और जो दूसरी सबसे बड़ी बात हुई है वो ये कि हमारे देश की क्रिएटिविटी, हमारे देश की इंटेलिजेंस, हमारे देश की जो एक सहज नैसर्गिक प्रतिभा है वो दब गई है, कुंठित हो गई है। हमारे देश में जितनी टैलेंट है, कितनी टैलेंट है जो बाहर आ सकती है, लेकिन चूंकि इंग्लिश के पाइपलाइन से नहीं गुजर पास, अंग्रेजी में फेल हो गए। ये जो है, जो आप फिल्मों में देखते हैं ना, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, इंग्लिश मीडियम के बारे में फिल्म बनती है, ये सब चीजें बनती है, क्यों बन रही है? ये फिल्में बार बार हमें वो सच्चाई बताती हैं जिसको हम अपने मुंह से बोलने में डरते हैं, जिसके बारे में कह नहीं सकते। अंग्रेजी इस वक्त इस देश के बहुत बड़े वर्ग को दबाने का जरिया है। अंग्रेजी कुछ खास लोगों की डोमिनेंस का जरिया है और गरीबों को दबाने का तरीका है। इस देश की क्रिएटिविटी, इस देश की नॉलेज, कितना दुनिया में हम आगे बढ़ सकते हैं अगर हम अपनी अपनी लैंग्वेजेस में काम कर पाए तो। बाकियों को छोड़ दीजिए, मैं तो प्रोफेसरों को देखता हूं, कई बार मेरी इच्छा होती है कहने की, प्रोफेसर साहब अंग्रेजी लिखना छोड़ दो ना, हिंदी में लिख लो तो आप अच्छा लिखोगे। आपकी आधी मेहनत तो अंग्रेजी में जा रही है, आधा दिमाग आपका इसमें लग रहा है कि अंग्रेजी कैसे लिखूं, बाकी आधा सब्जेक्ट में लग रहा है। पूरा दिमाग लगा के लिख लो ना। पूरा दिमाग हिंदुस्तान अपना तभी लगा पाएगा अगर हम अपनी भाषाओं में आगे बढ़े। लंबा विषय है, मैं बोलते रह सकता हूं, मैं खुद भी इसका भोगी रहा हूं और आप सब रहे हो तो मैं भी समझता हूं। आप बताइएगा अपनी भाषा बातें। दशा की तो बात हो गई, अब दिशा क्या होनी चाहिए? 3 दिशाएं हैं जिसमें हम जा सकते हैं। जैसे ही ये सारी बात सुनी, हमारा कोई साथी कह रहा होगा सही बात है योगेन जी, आप कह रहे हैं ना हिंदी होनी चाहिए, राष्ट्रभाषा, एक राष्ट्र एक भाषा, और एक भाषा कौन सी? हिंदी, सब बोलते हैं।
और हिंदी बोलने वालों की खास बीमारी है, अपने आप कहते हैं देखिए राष्ट्रभाषा तो हिंदी है ना। कई बार मैं कहता हूं अच्छा ऐसा करो, मुझे तुम संविधान दिखाओ, भारत के संविधान में कहीं भी राष्ट्रभाषा शब्द लिखा है तो आप मुझे दिखा दीजिए। सच ये कि लिखा नहीं हुआ। भारत बनते वक्त, हमारा संविधान लिखते वक्त बहुत बहस हुई राष्ट्रीय भाषा के सवाल पे, और हमारे राष्ट्र निर्माताओं की सबकी एक राय थी कि भारत में कोई एक राष्ट्रीय भाषा नहीं होनी चाहिए। यह हमारी नेशनल मूवमेंट की पूरी समझ थी। हमारे जो बड़े बड़े नेता थे सबने कई भाषाएं सीखी। महात्मा गांधी ने अपनी किताबें ओरिजिनली गुजराती में लिखी, हिंदी बोलते थे, अंग्रेजी बहुत शानदार लिखते थे, लेकिन आपको यह ध्यान नहीं होगा वो तमिल जानते थे, वो उर्दू जानते थे, वो तेलुगु समझ सकते थे। ऐसे लोग हमारे नेता बने हैं। तो पहला ये कि हिंदी, कि हाँ जी देश में अंग्रेजी का बहुत दबदबा है, हमें हिंदी लानी चाहिए। हिंदी को लाना समस्या का समाधान नहीं है, वो एक और समस्या पैदा करेगा। इस देश में हिंदी को इंपोज करने की कोशिश करने से हमारी राष्ट्रीय एकता टूट जाएगी। इसलिए हिंदी वालों से मेरा खास आग्रह है, भैया राष्ट्रभाषा जैसे गलत शब्दों का प्रयोग मत किया कीजिए, हिंदी को लादने की कोशिश न कीजिए। हिंदी को आप न ला देंगे तो लोग प्यार से हिंदी को ले लेंगे, आप उनके सर के ऊपर डालेंगे तो वो डंडा लेके आपके पीछे आएंगे, और आना भी चाहिए। दूसरी तरह के लोग मुझे वो मिलते हैं जो कहते हैं कि नहीं सर देखिए फ्यूचर तो इंग्लिश में है, इंटरनेशनल एजुकेशन, वी आर बिकमिंग ग्लोबल, देयर इज ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन में आप ये क्या लैंग्वेजेस यूज कर रहे हैं? ग्लोबलाइजेशन की लैंग्वेजेस पता है क्या है? ग्लोबलाइजेशन की लैंग्वेजेस अंग्रेजी नहीं है, ग्लोबलाइजेशन की लैंग्वेज मैंडेरिन है। चाइना, दुनिया की सबसे बड़ी भाषा चीनी है। जो ग्लोबलाइजेशन में जिन लोगों ने बहुत अच्छा किया है उन्होंने अपनी भाषाओं के आधार पे किया। जापान का बड़े से बड़ा प्रोफेसर, मेरी तो कई बार मौका मिला जाने का, मिलने का, जापान का बड़े से बड़ा प्रोफेसर 4 सेंटेंस अंग्रेजी के टूटा फूटा बोलता है, बड़ी मुश्किल से बोलता है, और फिर कहता है अच्छा मैं एक ट्रांसलेटर को बुलाता हूं वो आपको समझा देगा। अगर जापान के लोग, और जापानियों से ज्यादा मॉडर्न कोई हो नहीं सकता, तो बिल्कुल बीमारी की हद तक मॉडर्न होते हैं। अगर जापान के लोग इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, आईटी, मेडिसिन सब कुछ जापानीज में कर सकते हैं तो हम हिंदुस्तानी क्यों नहीं कर सकते? हम तेलुगु में क्यों नहीं कर सकते? तमिल में क्यों नहीं कर सकते? हिंदी में क्यों नहीं कर सकते? तो मैं कहता हूं ये जो 2 रास्ते हैं ये झूठे रास्ते हैं। एक राष्ट्रभाषा की तलाश करना ये यूरोप की नकल है। हम जर्मनी नहीं है, हम फ्रांस नहीं है, और शुक्र है कि हम जर्मनी और फ्रांस नहीं है। दूसरा, किसी एक इंटरनेशनल लैंग्वेज के नाम पे अंग्रेजी को इंपोज करना, इससे कोई फायदा नहीं होगा। कभी भी किसी दूसरे की नकल करके आप नंबर 1 दुनिया में नहीं बन सकते। नंबर 1 आप अपनी भाषा, अपनी भूषा, अपना भोजन, अपनी संस्कृति से कर सकते हैं, मगर वो तब जब आप दुनिया से सीखें। तो ये रास्ता सिर्फ एक है हमारे लिए, मल्टीलिंग्विज्म, बहुभाषाई भविष्य ही भारत का भविष्य है। और ये हमारा सिर्फ भविष्य नहीं, हमारा अतीत भी रहा है। हमारे यहां 1 से ज्यादा भाषाएं हर व्यक्ति सीखता है। मैंने अपनी जिंदगी की मिसाल दी, आप देखिए अपनी जिंदगी के अंदर 1 से ज्यादा भाषाएं सीखना हमारे यहां सहज, सरल, स्वाभाविक है। और सिर्फ हमारे यहां नहीं, दुनिया भर के कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, चाइल्ड एजुकेशन पे काम करने वाले लोग कहते हैं कि जो बच्चा जितनी ज्यादा भाषाएं सीखे उसका दिमाग तेजी से काम करेगा। 8 साल का बच्चा 5 भाषाएं सीख सकता है, आसानी से बोल सकता है। मेरे बच्चे जब 5-10 साल के थे, संयोग से 1 साल के लिए हम बाहर थे, सो मेरे दोनों बच्चे हिंदी, इंग्लिश, बांग्ला और जर्मन 4 भाषाएं बोलते थे, आराम से बोलते थे। एक और बच्चे को मैं मिला तो 5 भाषाएं बोलता था। बच्चे को 1 से ज्यादा भाषा सिखाना बच्चे पे बर्डन नहीं है, बच्चे की माइंड को शार्पन करने का तरीका है। जैसे बच्चे को आप सिर्फ साइंस नहीं पढ़ाते, उसको साइंस, सोशल साइंस, मैथ सब कुछ पढ़ाते हैं। तो मल्टीलिंग्विज्म इज द वे फॉरवर्ड फॉर द वर्ल्ड। दुनिया भर में आज ब्रिटेन के जो बच्चे हैं, स्मार्ट बच्चे जो है, वो क्या करते हैं? मैंडरिन सीख रहे हैं। उन्हें पता है भविष्य की भाषा चाइनीज है,
वो लोग सीख रहे हैं। हमें बहुभाषीय होना पड़ेगा। तो क्या तरीके हैं? वे फॉरवर्ड में हमेशा की तरह मेरे 4-5 सुझाव। पहला सुझाव, ये मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या हो। वैसे मैं बताऊं, इस पे हिंदुस्तानियों का दिमाग खराब हो रहा है। ये मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन में जो हम इंग्लिश पढ़ा रहे हैं ना, इससे ज्यादा बेवकूफी की बात दुनिया में नहीं हो सकती। दुनिया का कोई देश नहीं है जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ऐसी भाषा का इस्तेमाल करता हो जो बच्चे की मदर टंग नहीं है। इंग्लिश पढ़ाइए, लेकिन इंग्लिश पढ़ाना और इंग्लिश को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाना दो बिल्कुल अलग बात है। मैं अपने गांव में सब जगह पे देखता हूं इंग्लिश मीडियम स्कूल आ गए हैं। क्या प्रॉब्लम है जी? इंग्लिश मीडियम स्कूल में एक तो बच्चे को इंग्लिश नहीं आती, कहां से आएगी? मां बाप को इंग्लिश नहीं आती, कहां से आएगी? और टीचर को भी इंग्लिश नहीं आती। इंग्लिश मीडियम स्कूल है, टीचर को भी इंग्लिश नहीं आती। इस तरह का ये भद्दा मजाक है। इसका मतलब है वो बच्चा जिंदगी में कभी कुछ नहीं सीख पाएगा। तो तरीका क्या है? दुनिया भर के चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट ने बार बार रिसर्च करके बताया है, प्राइमरी एजुकेशन बच्चे की मातृभाषा में होनी चाहिए। मातृभाषा का मतलब, जिस इलाके का मैं जिक्र कर रहा हूं वहां बागड़ी और पंजाबी में, हरियाणा में हरियाणवी में अध्यापक वही भाषा बोले जो भाषा बच्चा अपनी मां से बात करता है। साथ में उसे हिंदी पढ़ाइए। जो शेड्यूल्ड लैंग्वेज है, हरियाणा में है तो हिंदी पढ़ाइए, कर्नाटका में है, तुलु इलाके में है तो टीचर तुलु बोले, साथ में उसे कन्नड़ पढ़ाइए। 5वीं तक आते आते वो कन्नड़ में आ जाएगा, ट्रांजिशन हो जाएगा बच्चे का। और एबीसीडी सिखाने का शौक है, सिखा दीजिए। वैसे मैं बताऊं, मैंने एबीसीडी कक्षा 6 में सीखी थी और आप देखते हैं मैं काम चलाओ अंग्रेजी बोल लेता हूं। तो एबीसीडी बाद में भी सिखा देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो हमारी बीमारी है ना कि अंग्रेजी नहीं भी सीखेगा बच्चा, घबराहट जो होती है हिंदुस्तानियों को, उसकी कोई जरूरत नहीं है। जो हायर एजुकेशन, जो स्कूल एजुकेशन है, प्राइमरी के बाद में मिडिल और हाई स्कूल जो होता है, वहां शेड्यूल्ड लैंग्वेज, शेड्यूल्ड लैंग्वेज मतलब बंगाल में बंगाली, हरियाणा में हिंदी, मध्य प्रदेश में हिंदी, कर्नाटका में कन्नड़, ऐसी भाषाओं में आप दीजिए। हायर एजुकेशन में और हाई स्कूल की भाषा कर आते आते अंग्रेजी पढ़ाइए बच्चे को। हर बच्चे को अंग्रेजी पढ़ानी चाहिए, इससे बारे में कोई दो राय नहीं है, इस पर कोई विवाद नहीं हो सकता। लेकिन साथ में एक तीसरी इंडियन लैंग्वेज भी पढ़ाइए। ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला था, 1965 में बना था, तमाम मुख्यमंत्रियों ने हाँ की थी। ये जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है, ये कहता है हर बच्चा अपनी मदर टंग सीखेगा, मदर टंग से जुड़ी हुई जो शेड्यूल्ड लैंग्वेज है वो सीखेगा, हिंदी सीखेगा और इंग्लिश सीखेगा। तीनों भाषाएं हर बच्चे को सिखाई जाए, आसानी से किया जा सकता है। फिर हायर एजुकेशन मतलब कॉलेज यूनिवर्सिटी में आके तब उसे अंग्रेजी कहिए, क्योंकि बहुत दुनिया का जो साहित्य है वो आपको इंग्लिश में ही मिलेगा। इंग्लिश सीखना चाहिए। और जो हायर एजुकेशन तक पहुंच गया उसको आप 2 महीना अलग से स्पेशल अंग्रेजी सिखा दीजिए। इसके लिए बाकी सबको प्रताड़ित करने की क्या जरूरत है? तो लैंग्वेज का ट्रांजिशन होना चाहिए। हमें मदर टंग से शुरू होके अंग्रेजी तक। लेकिन याद रखिए, हायर एजुकेशन भी इंडियन लैंग्वेजेस में दी जा सकती है, दी जानी चाहिए। एमबीबीएस की डिग्री आराम से हिंदी में हो सकती है। अगर जापानीज में हो सकती है, चाइनीज में हो सकती है, तो हिंदी में क्यों नहीं हो सकती? एमबीबीएस हो सकती है, बीटेक हो सकती है, एमटेक हो सकती है। सोच के हंसी आएगी, लेकिन हंसी इसलिए आएगी क्योंकि हम एक हास्यास्पद देश में रहते हैं जहां हमारे को ये बात अजीब लगती है कि हम अपनी भाषा में इस दुनिया में काम कर सकते हैं। दूसरा सवाल, ऑफिशियल लैंग्वेज का क्या हो? ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए दरअसल इस देश में कोई एक सिंगल ऑफिशियल लैंग्वेज की जरूरत नहीं है। जहां लोकल है, गवर्नमेंट काम कर रही है, मध्य प्रदेश सरकार का सारा काम हिंदी में हो, स्वाभाविक है, होना ही चाहिए, आजकल होना भी शुरू हो गया है। कर्नाटका सरकार का काम कन्नड़ में होना चाहिए, अच्छी बात है। तमिलनाडु में तमिल में हो रहा है। राज्य एक दूसरे से कैसे बात करें उन्हें तय करने दीजिए ना। वो हिंदी में करना चाहते हैं, कर्नाटका सरकार मध्य प्रदेश सरकार को चिट्ठी लिखना चाहती है, हिंदी में लिखे, इंग्लिश में लिखे, क्या फर्क पड़ता है? सेंट्रल गवर्नमेंट को किस में लिखें उनको तय करने दीजिए। हिंदी या इंग्लिश में से कुछ भी चूज कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ऑफिशियल लैंग्वेज है। और इंटरनेशनल में अंग्रेजी को यूज करना चाहिए, क्योंकि जो भाषाएं दुनिया में काफी ज्यादा स्प्रेड हैं,
उसमें से एक लैंग्वेज संयोग से अंग्रेजी पे हमारा ज्यादा अधिकार है, हमें इसका फायदा उठाना चाहिए, इंग्लिश में करना चाहिए उसे। ऑफिशियल लैंग्वेज और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, इन दो चीजों पे इतनी ज्यादा फिजूल बहस हमारे देश में होती है, खासतौर पे ऑफिशियल लैंग्वेज में। इस सब का टंटा खत्म कर देना चाहिए। करना क्या चाहिए? हमें अपनी भारतीय भाषाओं को समर्थन देना चाहिए, सिर्फ हिंदी को नहीं, तमाम भारतीय भाषाओं को सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट किसमें चाहिए? कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर आजकल कहते हैं हाँ आप हिंदी में एग्जाम दे सकते हो, एग्जाम तो दे सकते हो, पर कोई भी अच्छी किताब हिंदी में अवेलेबल नहीं है, टीचर हिंदी में पढ़ाता नहीं है, कैसे होगा? बहुत बड़े ट्रांसलेशन की जरूरत है। कभी कभी मुझे लगता है कि पूरे देश की यूनिवर्सिटीज को 3 महीने के लिए बंद कर दिया जाए, जैसे अब कोरोना वायरस में है, और सबसे कहा जाए कि बैठ के सिर्फ ट्रांसलेशन करो, अपने अपने सब्जेक्ट की जो सबसे अच्छी किताब है उसको अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करो। ये पूरे देश का मिशन बनना चाहिए ताकि दुनिया का हर श्रेष्ठ किताब हमें मिले। पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल साइंस की हर अच्छी किताब कोरियन में मिलती है, तो भाई तेलुगु में क्यों नहीं मिल सकती? मराठी में क्यों नहीं हो सकती? ट्रांसलेशंस हो, भाषाओं में ज्यादा साहित्य बने, इसको प्रमोट करें, इसके लिए पैसा देने की जरूरत है। हमारी भारतीय भाषाओं, इनकी जो एकेडमीज हैं, इन सबको बहुत ज्यादा सपोर्ट, समर्थन की जरूरत है। और भाषाओं में सिर्फ लिटरेचर ना हो, क्योंकि ये मैं देखता हूं कविता आज भी अपनी भाषा में होती है, तो अपने बचपन की याद, पहले प्यार के बारे में जब लिखते हैं तो वो सब अपनी भाषा में लिखते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स, फिलॉसफी, हिस्ट्री ये सब इंग्लिश में करते हैं। ये नहीं, सब चीजें अपनी भाषाओं में हम कर सकते हैं, इसके लिए सरकारी सपोर्ट की जरूरत है। और नॉन शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस को बचाना, मैंने बताया था ना देश में 121 भाषाएं हैं, जिसमें से 22 तो शेड्यूल्ड हो गए, जिनका नाम रिजर्व बैंक के नोट पे छपता है जो भाषाएं, बाकी 99 और भाषाएं, बोडो, गारो, आप नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे तो दर्जनों मिल जाएंगी। पर हिंदी की नॉन शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस, हिंदी में कितनी लैंग्वेजेस हैं? भोजपुरी है, हिंदी की तमाम भाषाएं हैं। देश में 100 के करीब नॉन शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं, जिनका भाषा, जिनका साहित्य, जिनकी संस्कृति, और ये तमाम आदिवासी भाषाएं हैं, मुंडा, सांथाली, ओरांव, ये सब भाषाएं हैं। इन भाषाओं को बचाना, इन भाषाओं की संस्कृति, साहित्य को बचाने के लिए सरकार को काम करने की बेहद जरूरत है। चौथा सुझाव सरकार के लिए नहीं, आपके और मेरे लिए, कल्चरल सेल्फ रेस्पेक्ट, सांस्कृतिक स्वाभिमान अपनी भाषाओं में। ये मैं, आप मुझसे पूछेंगे ये बात आप अंग्रेजी में क्यों लिख रहे हैं? भाई मैं अंग्रेजी में इसलिए लिख रहा हूं कि मैं बोल हिंदी में रहा हूं, और कोई साथी जिसको हिंदी में पूरी बात फॉलो करने में दिक्कत आ रही हो तो वो थोड़ा सा इंग्लिश के सहारे अपनी बात काम चला सकता है। इस देश में हमें करना होगा। अपनी भाषाओं को सम्मान सिर्फ सरकार नहीं दे सकती, हम सम्मान देंगे। मैं देखता हूं उत्तर भारत में, तो मैं देखता हूं किसी भी बड़े घर में आप चले जाइए, मिडिल क्लास के घर में चले जाइए, हिंदी का अखबार नहीं मिलेगा, सब अंग्रेजी का अखबार सामने रखते हैं। सबको ये दिखाते हुए शर्म आती है कि मैं हिंदी पढ़ता हूं। फॉर्चुनेटली बंगाली परिवार में और मलयाली परिवार में ऐसा नहीं होता, कुछ मराठी परिवारों में भी, वहां मिडिल क्लास के लोग अपनी भाषा की चीजें सामने रखते हैं। लेकिन मैं हिंदी में, पंजाबी में देखता हूं, इन्हें तो शर्म आती है अपनी भाषा को रखते हुए। अपनी भाषा में, अपनी भाषा के बारे में आत्मसम्मान कोई सरकार, बजट ये सब नहीं करेगा, हमें करना है। इसका आंदोलन चलाना है, इसके बारे में हमें एक समझ बनानी है। अपनी भाषा को बोल सकना एक सहज स्वाभिमान से, अपने साहित्य को जानना। अब मैं इतने लोगों को अब देखता हूं, अंग्रेजी की हर अच्छी किताब जानते हैं, लेकिन हिंदी की जो शानदार साहित्य हमारे देश में, उसका कुछ पता ही नहीं है लोगों को इसके बारे में। आखिरी छोटा सा सुझाव, ये अंग्रेजी का भी भारतीयकरण कर देना चाहिए। अंग्रेजी को हमें एक इंडियन लैंग्वेज बना लेना चाहिए। 1960 के दशक में रामन और लोहिया अंग्रेजी से बहुत नाराज रहते थे, और सही बात थी, तो वो कहते थे अंग्रेजी हटाओ, अंग्रेजी हटाओ कैंपेन वो देश में चलाते थे। कहते थे मेरे को अंग्रेजी से नफरत नहीं है, मैं तो अंग्रेजी लिखता हूं, पढ़ता हूं, लेकिन अंग्रेजी की जो डोमिनेंस है उसको खत्म करो, तोड़ो, इस देश से अंग्रेजी को हटाओ। 60 साल तक वो तो हुआ नहीं। आज मैं कहता हूं अंग्रेजी को अपनी भाषा बना लो। अपनी मतलब जैसे इतनी इंडियन लैंग्वेजेस है ना,
उनमें से एक लैंग्वेज अंग्रेजी रानी ना बने, बस हमारी सब भाषाओं की एक और बहन बन जाए, वो हम कर सकते हैं। अंग्रेजी की डोमिनेंस को तोड़ने की जरूरत है, अंग्रेजी की अनिवार्यता को तोड़ने की जरूरत है, अंग्रेजी से लोगों को जो प्रेफरेंस मिलता है उसे तोड़ने की जरूरत है। लेकिन वो तभी होगा अगर हम सब भारतीय भाषाओं का एका बनाएं। एक बात मैंने जो बार बार कही है, याद रखिएगा, मल्टीलिंग्विज्म, बहुभाषीय चरित्र है हमारे देश का। और दूसरी चीज जो मैं रिक्वेस्ट बार बार आपको करता रहा हूं, अभी सवाल लूंगा उससे पहले, जो दूसरी रिक्वेस्ट मैं बार बार कर रहा हूं, खास तौर पे हिंदी वालों को, क्योंकि मैं हिंदी में बोल रहा हूं और मेरी उम्मीद है कि ज्यादातर लोग जो सुन रहे हैं वो हिंदी भाषा वाले होंगे, ये हिंदी का बैंड पीटना बंद कर दीजिए। ये मैं तो एक बार झक आके मैंने लेख लिखा, ये हिंदी दिवस मनाना बंद कर दीजिए। हिंदी प्रचार का काम आप गैर हिंदी लोगों पे छोड़ दीजिए। हिंदी का प्रचार सबसे अच्छा किसने किया? महात्मा गांधी ने किया। हिंदी के बारे में सबसे सुंदर बात किसने बोली? डॉक्टर अंबेडकर ने बोली, भगत सिंह ने बोली, एक गुजराती था। हिंदी प्रमोशन आप इनको करने दीजिए, हिंदी प्रमोशन आप क्रिकेट कमेंट्री को करने दीजिए, हिंदी प्रमोशन आप टीवी सीरियल को करने दीजिए। हिंदी बहुत सुंदर सेतु बन सकती है, ब्रिज बन सकती है सब भाषाओं के बीच में। लेकिन ब्रिज तब बनेगी अगर आप बनने दें। अगर आप लाठी लेके कहेंगे कि हिंदी राष्ट्रभाषा है, तुम्हें मानना पड़ेगा, तो जो जानता है ना वो भी बोलने से इंकार कर देगा, जैसा तमिलनाडु में होता है। जानते भी है तब भी कहते नहीं, हमें तो नहीं आती, आप इंग्लिश बोलिए, आप तमिल बोलिए। एलर्जी मत कीजिए, हिंदी को सहज तरीके से बनने दीजिए। हिंदी बाकी भाषाओं की बहन बनेगी, छोटी बहन बनेगी, तो बड़ी तेजी से बड़ी पॉपुलर हो जाएगी हिंदी। अगर सास बनने की कोशिश करेगी तो कहीं की नहीं बचेगी।